मेरा एमपी मेरा हलका में अब तक आपने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव पास आते ही सभी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और उम्मीदवारों के नाम पर चयन को लेकर माथापच्ची करने में जुट गए हैं। जहां राव इंद्रजीत सिंह का कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के बाद टिकट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, तो वहीं बीजेपी में भी टिकट पर मारामारी हो रही है। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने के ऐलान के बाद पार्टी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि गुड़गांव से अब तक बीजेपी टिकट की सबसे बड़ी दावेदार सुधा यादव खुद को यहां से उम्मीदवार मान रही थी। अब हम आपको दिखाएंगे गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद राव इंद्रजीत की कारगुजारी पर वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे और इस आधार पर जनता ने उन्हें 5 में से कितने स्टार दिए। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र। सरकार उसकी बनेगी। गुड़गांव के बागी सांसद राव इंद्रजीत सिंह का कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी की गोद में जाकर बैठना और फिर उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना एक राजनीतिक स्टंट और मौका प्रस्ती माना जा रहा है। पब्लिक करेगी ना फैसला। मैंने तो कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि भाई आप कहते हो कि आपने समान विकास किया है और हम कहते हैं कि आपने समान विकास नहीं करवाया, तो फैसला प्रजातंत्र में कौन करेगा? आप गुड़गांव से इलेक्शन लड़ लो, मैं एमपी छोड़ देता हूँ, आप चीफ मिनिस्टर छोड़ दो, जनता फैसला कर देगी। सूबे के मुख्यमंत्री के सबसे खासम खास माने जाने वाले कांग्रेस के बागी सांसद राव इंद्रजीत सिंह कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में जीत दिलाने के लिए जी जान लगा दिया करते थे। कहो कि आगे 1 साल के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, यूं चाहें 14 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हवा उल्टी चल रही है। जो कभी राजनीति में सबसे खास थे, आज वो सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि अगर हमने इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो हमारी हम सोच साथियों को इकट्ठा करना पड़ेगा और इस चीज के लिए मैं आज यहां पर ऐलान करता हूं, बोलो कर दूं। अपनों के खिलाफ ही तलवार खींचकर मोर्चा थामने को तैयार सांसद राव इंद्रजीत सिंह अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में बैठने का फैसला कर चुके हैं और केंद्र के साथ ही सूबे की सरकार पर सीधा हमला कर वो आज बीजेपी को देश का दूसरा विकल्प बता रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का आज के दिन वर्चस्व है और विकल्प के तौर के ऊपर अगर कांग्रेस पराजित हो जाती है तो और कोई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आती बीजेपी के अलावा जो विकल्प पेश कर सके। अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस कदर मुखालफत कर बैठे राव इंद्रजीत सिंह के इस कदम को सियासी गलियारों में नौटंकी और राव इंद्रजीत सिंह की मौका परस्त राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह उस वक्त से ही अपनी पार्टी से खफा चल रहे हैं जब यूपीए 2 की सरकार बनने के बाद उन्हें कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी गई। यूपीए 1 में वो रक्षा राज्य मंत्री थे, लेकिन यूपीए 2 की सरकार में हुई अपनी उपेक्षा से बौखलाए राव इंद्रजीत सिंह मौका परस्ती की राजनीति करते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी बीजेपी के पाले में जा खड़े हुए। ऐसे में जब वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाने की वजह गुड़गांव लोकसभा सीट की अनदेखी बताते हैं, तो राजनीतिक जानकार उनकी इन बातों को सिर्फ एक सियासी स्टंट मान रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। जिन उनके फादर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो खुद जब 4 बार एमएलए रहे, 3 बार एमपी रहे, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे और फिर कहते हैं मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो, तो फिर तो उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए सब कुछ। मतलब आपके पास जिम्मेदारी है, आप एक क्षेत्र के एमपी हो और फिर आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या चाह रहे हो? लोग आपको मुख्यमंत्री मतलब कैसे बनाएंगे? मतलब कि आपको लोग तो चुन ही सकते हैं, आपको लोगों ने बना दिया।
और फिर आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, पानी नहीं ला पाए, तो उसमें लोगों की गलती क्या है? देखिए सांसद साहब, राव साहब मैं समझती हूँ ईमानदार व्यक्ति हैं वैसे तो, लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है, उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए वो बहुत, मैं समझती हूँ, थोड़ा लेट हो गए। अगर ये मुद्दों को शुरू से उठाते तो आज हमारे जो दक्षिण हरियाणा है उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती। लेकिन अब इसको राजनीति कही है या उनकी सोच अब डेवलप हुई है। बहरहाल मौका परस्ती की इस राजनीति के बाद आज भले ही राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से निकलकर बीजेपी की गोद में आ बैठे हों, लेकिन अब सबकी नजर बीजेपी में जाने के बाद राव इंद्रजीत सिंह के अगले कदम पर लगी हुई है। आज हमारे साथ हैं गुड़गांव से कांग्रेस के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जिनका हरियाणा की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा है और आजकल वो काफ़ी सुर्खियों में भी हैं। राव साहब, आपका स्वागत है फोकस टीवी पर। सबसे पहला सवाल, आप सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी एक्टिव है, अगर उसी भाषा में अगर हम बात करें तो आपका करंट स्टेटस क्या है? कांग्रेस के साथ डाइवर्स हो गया या बीजेपी के साथ कमिटेड हैं या सिंगल हैं? कांग्रेस से तो हम अलविदा कह चुके हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस से डाइवर्स हो गया है तो फिर लिव इन रिलेशनशिप क्यों? नहीं, लिव इन कहाँ है, हमने छोड़ दिया। कांग्रेस की राजनीति को अलविदा कर दिया, कांग्रेस की नीतियों को अलविदा कर दिया, हमारा कुछ है ही नहीं उसे लेना देना आज के दिन। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी रहे हैं वो, और जब हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने थे तब आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी उनको मुख्यमंत्री बनवाने में। तो क्या वजह रही कि मौजूदा समय में दोनों दोस्तों की जो राहें हैं वो जुदा हो गई? देखो, दोस्त तो आज के दिन में अभी भी कहूँगा, क्योंकि हम साथ पढ़े हुए हैं और मिलते हैं तो हेलो हेलो होती ही है, लेकिन हमारे राजनीतिक विचार विभिन्न हैं और उसकी वजह से मैंने ये जो अपना कदम उठाना था सो उठाना पड़ा। जब शुरुआत के अंदर हम राजनीति शुरू किए थे, जब ये प्रधान बने थे 2000 के करीब, उस टाइम हमने कांग्रेसियों की हम उम्र के साथियों का एक संगठन बनाया था और हमने ये कहा था कि हरियाणा की हर संपत्ति को, हरियाणा की हर चीज़ को समान रूप से हरियाणा के हर वर्ग के अंदर और हर क्षेत्र के अंदर हम बांटेंगे। चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे नौकरियां हो, अनेक डेवलपमेंट का पैसा हो, सारी चीज़ हम बराबर के तौर के ऊपर बांटेंगे। और ये लक्ष्य लेकर के हम जनता के बीच के अंदर 2004 के अंदर उतरे थे। जितना योगदान हमारे प्रति लोगों का 2004 के चुनाव में रहा, मैं समझता हूँ कभी कांग्रेस को पहले नहीं मिला, और इसी कारण मिला था क्योंकि हमने समान रूप से हरियाणा का विकास करने का नारा दिया था। 67 सीट 90 में से आज तक कांग्रेस पार्टी के इतिहास के अंदर हरियाणा में नहीं मिली। हमने संगठन बनाने के उपरांत ये दिलवा करके देखी। कथनी और करनी में जब फर्क आने लगा तो मैं तो अपने आप को उसी जगह पर खड़ा महसूस आज भी करता हूँ। लेकिन और जो साथीगण थे, जिनमें से कुछ मुख्यमंत्री भी बन गए, वो शायद उस तौर के ऊपर निभा नहीं सके जो शुरुआत में हमने एक वचन पब्लिक को दिया था। तो इसलिए हमारे रास्ते राजनीतिक तौर के ऊपर अलग अलग हो गए, मुद्दों के ऊपर अलग अलग हुए, चाहे वैसे निजी तौर के ऊपर आज भी हम दोस्त हों। आप लगातार बात उठाते रहे हैं कि जो दक्षिण हरियाणा है उसके साथ भेदभाव किया गया है, लेकिन अगर हम देखते हैं महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद और इसके अलावा साथ लगता जिला झज्जर है, यहाँ के जितने भी विधायक हैं या तो वो मंत्री हैं या मुख्य संसदीय सचिव हैं, उसके बावजूद आप क्या मानते हैं क्यों दक्षिण हरियाणा का विकास नहीं हुआ? देखिए, एक तो आप जब कहते हैं कि मैं कहता हूँ, उसमें थोड़ा मेरी क्लास राय आपसे नहीं है। पब्लिक कहती है और पब्लिक का नुमाइंदा होते हुए पब्लिक की आवाज़ को मैं उजागर करता हूँ। एक तो बात ये। दूसरा, जो भी ये साथी हमारे एमएलएज हैं, जो कुछ तो मंत्रिमंडल के अंदर हैं या कुछ और तौर के ऊपर सहयोगी हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब के, तो मुझे नहीं मालूम कि ये जब भी मैं इलाके की बात करता हूँ तो यूँ मेरे ऊपर क्यों काटने को भटका बनने को आया करते। मेरी तो समझ में आई नहीं।
और जब तक मैं कांग्रेस में था तो इनकी तो नीति यही थी कि भाई इंद्रजीत सिंह तो डिसिप्लिन्ड आदमी है, इसको कुछ भी करे जाओ, पार्टी को डिसिप्लिन की उल्लंघना तो करेगा नहीं। और ये किसी के इशारे के ऊपर हमारे प्रति भौंकने लग जाते थे। जिस दिन मैंने यूं कहा कि भाई हमने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, इन सारों की आवाज़ें बंद हो गई। आज कोई नहीं कहता मेरे को, क्योंकि अगर उनको मालूम है कि आज मैं कांग्रेस का नहीं रहा, आज के दिन मैं खुली तौर के ऊपर पब्लिक के अंदर की मुखालफत कर सकता हूँ, और जो पब्लिक कह रही है सो मैं कह रहा हूँ, वो एक बात है, और जो ये कह रहे हैं वो एकदम दूसरी बात है। आपके विरोधी जो हैं वो आप पर आरोप लगाते रहे हैं कि शुरुआत की जब पारी थी 2004 वाली, उसमें आप 5 साल केंद्र में मंत्री रहे, आपने मंत्री सुख होगा। जब 2009 में बार आप आए दूसरी बार, तब आप 3 साल चुप रहे, और जब आपको लगा कि कांग्रेस जो है डूबता जहाज है, तो आपने उसे किनारा कर लिया। इन आरोपों पे आप क्या कहेंगे? देखो, विरोधी तो राजनीति के अंदर आरोप लगाते ही रहेंगे, लेकिन जहां मैं 5 साल केंद्र के अंदर मंत्री रहा, आप हरियाणा का इतिहास उठा करके देख लो, अनेक मंत्री हरियाणा के बने होंगे एमपी बनने के उपरांत। प्रदेश के अंदर जो उपलब्धियां हरियाणा के लिए मैं हासिल कर पाया, उन सबको इकट्ठा मिला लो, सो उतनी नहीं कर पाएंगे जो मैं करके आया हूँ। आप मानते कि ये योगदान अगर आपका है? हाँ। हरियाणा सरकार भी यही कहती है कि ये काम हमने करवाया। तो पब्लिक करेगी ना फैसला। मैंने तो कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि भाई आप कहते हो कि आपने समान विकास किया है, और हम कहते हैं कि आपने समान विकास नहीं करवाया, तो फैसला प्रजातंत्र में कौन करेगा? आप गुड़गांव से इलेक्शन लड़ लो, मैं एमपी छोड़ देता हूँ, आप चीफ मिनिस्टर छोड़ दो, जनता फैसला कर देगी। हरियाणा का सियासी इतिहास एक और भी रहा है, जो भी कांग्रेस छोड़ के गया वो दोबारा कांग्रेस में वापस आया है। आपका क्या कमिटमेंट है लोगों से? क्या हरियाणा जो इंसाफ मंच है, हाँ, उसका हश्र विशाल हरियाणा पार्टी जैसा नहीं होगा? देखो, हरियाणा इंसाफ मंच एक सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। ये मेरे ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, और जो साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो हमेशा सारी ज़िंदगी के अंदर मेरे साथ रहेंगे, चाहे मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊं या किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर मैं जाऊं। इसके अलावा और क्या कह रहे थे आप? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपके पिताजी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई पहले, उसके बाद दोबारा मर्ज कर लिया, कहीं ऐसा दोबारा नहीं होगा? देखो, राजनीति में सब चीज़ संभव है। कांग्रेस पार्टी जब तली में टिकी हुई थी, जब हमने अपनी पार्टी उसके अंदर मर्ज करी थी, और आज के दिन जब मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, जब कांग्रेस पार्टी शिखर पे थी, जब ये 5 प्रांतों की पिटाई नहीं हुई थी, उस टाइम शिखर पे थी जब मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। और अगर कांग्रेस से कोई जाता है तो कांग्रेस में आता भी है। और अगर आप याद करो कि जो लोग कांग्रेस को छोड़े वो चीफ मिनिस्टर बने, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने, राव बीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बने, चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने, और चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर बनने की फिराक के अंदर थे जब वो मर गए। तो मतलब जो आया है कांग्रेस से वो चीफ मिनिस्टर बना है, और उससे बड़े दर्जे से जब छोड़ा था, उससे बड़ा दर्जा पा करके अगर वापस भी गया है कांग्रेस के अंदर, तो वो बड़े दर्जा पा करके वापस कांग्रेस के अंदर आया है। तो हम मान लें कि हरियाणा में जो है, अब आप जब कांग्रेस छोड़ रहे थे, हम अगला मुख्यमंत्री जो है वो राव चौधरी। देखो, हम मुख्यमंत्री की लालसा नहीं रखते। मुख्यमंत्री के बनेंगे नहीं बनेंगे पब्लिक के हाथ के अंदर है, भविष्य का खेल है, इत्तेफाक से लोग बनते हैं। लेकिन हमारे दक्षिणी हरियाणा के जो ये 6-7 ज़िले आपने गिनवाए, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, ये सारे के सारे ज़िले हालांकि अनेक बार चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एक पार्टी को सहयोग तो दे देते हैं, लेकिन उनकी तरफ फिर सरकारें ध्यान नहीं देती। हमारी ज़रूरत है, हमको राजकोष को पैसा दे रहे हैं, हमारे बिना इनके पेट्रोल ख़त्म हो गया इनके खजाने के अंदर। हमारा चीफ मिनिस्टर अगर नहीं बनता तो हमारा शोषण भी होता है, हमारे बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलती। इंडस्ट्रीज लग रही है दिल्ली के इर्द गिर्द, और इंडस्ट्री के अंदर जो तकनीकी शिक्षा लेकर के लोग नौकरी कर पाते हैं वो इन ज़िलों के अंदर नहीं है, वो दूसरे ज़िलों के अंदर जहाँ के लोग सत्तासीन हैं। तो मतलब ज़मीन भी गई, नौकरी भी तुम्हारे नसीब नहीं, पैसा भी दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुम्हारे नसीब नहीं। आज के दिन अगर हम नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर का दावा पेश नहीं करेंगे, तो हमारा तो शोषण होता ही रहेगा। तो लोगों की उमंग है, उम्मीद है कि दक्षिणी हरियाणा से इस बार चीफ मिनिस्टर बने।
ऐसे कौन से मुद्दे होंगे अब की बार जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये होगा, केंद्र का इलेक्शन पहले आ रहा है, हमारा वहाँ तक है। रावी ब्यास के पानी का मसला आपने जब पैदा हुए होगे, जब से सुनते शुरू कर रहे होगे। मैं पहली बार एमएलए बना था 77 के अंदर, जब से मैं सुनता आ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से 3 प्रांत के चीफ मिनिस्टर को इंदिरा जी ने बिठाया था, राजस्थान के शिवचरण माथुर, भजनलाल हरियाणा के और दरबारा सिंह पंजाब की, और एक फैसला किया था जिस पे इंदिरा जी का भी दस्तखत था, वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, कि भाई इतना इतना बंटवारा इनका होगा। 3.2 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को नसीब हुआ था इराडी कमीशन के माध्यम से, जब हमारा और पंजाब का बंटवारा हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 3 प्रांत के चीफ मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके सन 82 के अंदर एक फैसला करवाने की नियत से एक समझौता किया, हस्ताक्षर हो गए सब। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो केस चल रहा था, उसके अंदर ये बात इस बात पे आ गई थी कि आने वाले समय के अंदर सतलुज यमुना लिंक कैनाल अगर पंजाब नहीं बनाने देता है अपनी सरहद के ऊपर, तो बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से ये हम खुद करके बनवा दिया जाएगा। तो जब ये नौबत आई तो पंजाब ने एक तरफी तौर के ऊपर इस 82 वाली योजना का, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसको रद्द कर दिया 2006 के अंदर। आज 2014 हो गई है। 2006 के बाद जब वो रद्द कर दिया अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को हुआ कि क्या अमरिंदर सिंह जी ने या पंजाब की असेंबली ने ये वाजिब कदम उठाया है कि 3 प्रांतियों का फैसला एक प्रांत के असेंबली ने रद्द कर दिया, क्या ये उचित है या गलत है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 7 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटका पड़ा हुआ है, ना भारत सरकार की तरफ से ना हरियाणा सरकार की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई कि भाई इसकी सुनवाई जल्दी हो जाए। अगर होई तो हमें कोई बताई तो सही। हम चिल्लाते रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मसले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मार्फत गए भी हैं तो 1 साल, ज़्यादा 2 साल, हद करो तो 3 साल के अंदर ये सुनवाई हो जाती है। प्रेसिडेंट को जवाब मिल जाता है कि वाजिब था, गैर वाजिब था। आज ये 7 साल से ठंडे बस्ते में कर रहा है और ये कुछ उसके बारे में कर ही नहीं रहे। तो हमारा मुद्दा तो पहला तो ये होगा कि अगर भारत के अंदर दूसरी सरकार आती है तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई के लिए एक अर्ज़ करी जाए कि भाई आप इसको जल्दी से जल्दी सुने और इसका फैसला दें। एक बात, क्योंकि हमारे 6-7 ज़िले हरियाणा के दक्षिणी के सूखे हैं, यहाँ पर पानी 1500 फुट नीचे से आता है, ये एक मुद्दा होगा। दूसरा, पानी के साथ ही कि जो लोग पानी 1500 फुट से खींचते हैं इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, उनकी बिजली ज़्यादा खर्च होती है। जो लोग 30 फुट से खींचते हैं उनकी बिजली कम खर्च होती है। तो जहाँ ज़्यादा खर्च होती है तो उनको स्लैब सिस्टम में रियायत देनी चाहिए। तो स्लैब सिस्टम की प्रणाली दोबारा से, जो बंसीलाल ने एक टाइम के ऊपर लागू करी थी, सो हम लगवाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, हमारी गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 7 साल से हम मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक 3 मेंबरीय कमेटी भी बना दी, जिसमें करण सिंह दलाल, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया और 2 चीफ सेक्रेटरी भूतपूर्व उनको सदस्य बना दिया। कि गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बनती है तो किस रूपरेखा के अनुसार वो बननी चाहिए? क्या नोएडा के अनुसार बननी चाहिए, या साउथ के अंदर कोई सिटी बेंगलोर है उसके अनुसार बननी चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उसकी रूपरेखा के ऊपर बननी चाहिए? ये 7 साल 2006 से 7 से लेकर के 14 हो गए, 7 साल हो गए, अभी तो उसकी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। तो गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी या सोने की जो मुर्गी है, उसको हम गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेंगे, गुड़गांव को और नेशनल कैपिटल रीजन को। और यहाँ का फैसला गुड़गांव वासी खुद करें, फरीदाबाद वासी खुद करें, ना कि चंडीगढ़ जा कर के और उसके ऊपर कोई टैक्स लगे। दक्षिण हरियाणा में अगर हम बात करते हैं, आपके जो परिवार है उसका अच्छा खासा दबदबा रहा है। आप 6 बार आपके परिवार से लोग यहाँ सांसद बने हैं। अब जब कांग्रेस में आप नहीं रहे तो आफ्ताब अहमद जो हैं वो दावा ठोक रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ उम्मीदवार होंगे। वो मेवात इलाके से संबंध भी रखते हैं और मेवात इलाके में आपको हर बार वोट, पिछली बार परिसीमन के बाद आपको वोट काफ़ी कम मिले। किस तरह की चुनौती आप मान रहे हैं उसको?
देखो, जब मैं छोड़ दिए कांग्रेस तो कोई ना कोई तो टिकट मांगेगा ही, और ये लोग तो जब भी मांग रहे थे जब मैं कांग्रेस के अंदर था। हमें उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, प्रजातंत्र है, सब स्वतंत्र हैं। जो अब दौड़ हम देखेंगे कि कांग्रेस की टिकट के लिए कौन दौड़ रहा है, किसको टिकट मिलेगा, जिसको टिकट मिलेगा वो इलेक्शन लड़ेगा, हमें उस बात की कोई खौफ नहीं है। तो ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं जो झुकाव, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो राव इंद्रजीत का बीजेपी की तरफ कितना है? देखिए, मैं यूँ चाहता हूँ कि देश के अंदर स्टेबल सरकार बने, जो फैसले ले सके। जनता चेंज चाहती है, परिवर्तन चाहती है और सुदृढ़ शासन चाहती है, जो कि कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। तो आज के दिन मैं समझता हूं कि देश की निगाह के अंदर बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल ज्वाइन करने वाला हूं, पर मैं तो ये कहता हूं अगर बीजेपी आ जाती है तो कांग्रेस से तो बेहतर राज करेगी। ये थे राव इंद्रजीत सिंह, जो कि गुड़गांव से सांसद हैं और कहीं ना कहीं उनका जो प्यार है वो बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के दावों की हकीकत जानने के लिए फोकस टीवी हरियाणा की टीम इस लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों में गई। हमारी टीम ने लोगों से बात करके उनके दावों की हकीकत जानने की कोशिश की। राव इंद्रजीत सिंह के कामकाज को परखने के लिए हमने 5 कसौटियां तय की हैं। पहली कसौटी सांसद की लोकसभा क्षेत्र में उपलब्धता। दूसरी कसौटी संसद में एमपी की कारगुजारी। तीसरी कसौटी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य। चौथी कसौटी संगठन के साथ तालमेल और एकजुटता। पांचवी कसौटी सांसद की छवि और लोकप्रियता। आइए देखते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने उनके पिछले कार्यकाल के लिए जनता ने क्या रेटिंग दी है। फोकस टीवी की टीम ने गुड़गांव क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की। ज्यादातर लोगों ने माना कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह की अपने इलाके में सक्रियता ना के बराबर रही। लोग मानते हैं कि बतौर सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने हल्के की समस्याओं के बारे में लगातार अनजान बने रहकर संसदीय क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की। मैं सांसद और विधायक तो आके ना देखे, कदे आके ना देख रहा, कहाँ रहते वो तो पता ही नहीं। जनता के बीच राव इंद्रजीत सिंह के न होने की वजह से उन्हें कोई स्टार नहीं दिया गया। सांसद राव इंद्रजीत सिंह भले ही अपने लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे हों, लेकिन उनकी सक्रियता लगातार संसद के अंदर बनी रही। राव इंद्रजीत सिंह ने पुरजोर तरीके से संसद में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज उठाई। इसके अलावा गुड़गांव संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल और डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दिलवाई। संसद में सक्रियता के लिए सांसद राव इंद्रजीत सिंह को क्षेत्र की जनता ने पूरा 1 स्टार दिया है। गुड़गांव संसदीय क्षेत्र में जहां तक विकास की बात है तो ये बात खुद सांसद महोदय मान चुके हैं कि सूबे की सरकार से नहीं बनने के चलते वो गुड़गांव लोकसभा सीट पर कुछ खास काम नहीं करा पाए। जनता भी विकास को लेकर सांसद राव इंद्रजीत सिंह को आड़े हाथों ले रही है। कुछ बड़े प्रोजेक्टों को छोड़ दें तो हालत ये है कि गुड़गांव के बावल जैसे कई महत्वपूर्ण हलके जो औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, तो वहीं कई हलकों में ठीक ढंग से लोगों को बिजली, पानी और सड़क तक मयसर नहीं है। चाहे वो मेवात कैनाल की बात है, चाहे रेलवे लाइन की बात है, चाहे कोटला जेल की बात है, चाहे रंगना से तिजारा की बात है, चाहे उदबाड़ माइनर की बात है, चाहे इंद्री तहसील की बात है, सारी झूठी घोषणाएं, अब तक एक भी विकास नहीं हुआ। लिहाजा विकास कार्यों की कसौटी पर सांसद राव इंद्रजीत सिंह को सिर्फ आधा स्टार ही दिया जा सकता है। गुड़गांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस की गुटबाजी का आलम यह था कि कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सांसद राव इंद्रजीत सिंह आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर विपक्षी खेमे में जा बैठे हैं। वो लगातार सूबे के मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे रहे हैं। इस दौरान वो अपनी पार्टी से ही नाराज रहे विशेष तौर पे, और उस वजह से अपनी ईगो प्रॉब्लम की वजह से क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देने की बजाय उन्होंने सरकार का विरोध करने में ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा समय बिताया।
ऐसे में एकजुटता के नाम पर उन्हें जनता ने कोई स्टार नहीं दिया। जमीनों के अंदर जो सरमाएदार हो गए, कॉलोनी बसाने वाले हो गए, बड़े मालदार हो गए, इन्होंने। जहां तक छवि की बात की जाए तो सांसद राव इंद्रजीत सिंह की छवि बेदाग है। राव इंद्रजीत सिंह पर अभी तक राजनीति की कोई भी कालिक नहीं लगी। इसके साथ ही राव बीरेंद्र सिंह का बेटा, जिसकी वजह से अहिरवाल का साथ राव इंद्रजीत सिंह के साथ है। जहां तक छवि की बात की जाए तो सांसद राव इंद्रजीत सिंह को क्षेत्र की जनता ने पूरा 1 स्टार दिया है। इस तरह सांसद राव इंद्रजीत सिंह को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता 5 में से कुल 2.5 स्टार दे रही है। गुड़गांव लोकसभा सीट हरियाणा की इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जहां की सियासत मुद्दों के इर्द गिर्द नहीं बल्कि कांग्रेस के बागी राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ लोकसभा चुनाव में भले ही मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में हो, लेकिन हार और जीत सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह की होगी। अगर राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ से बीजेपी को जिताया तो अहिरवाल में उनका सियासी कद और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर उन्हें इस महाभारत में शिकस्त मिली तो उनकी जिंदगी भर की सियासत और साख दांव पर लग जाएगी। धर्मवीर शर्मा, फोकस टीवी, गुड़गांव। मेरा एमपी मेरा हलका के अगले एपिसोड में देखिए ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह रहे सिरसा का इतिहास। चौधरी देवीलाल के नाम से जुड़े इस क्षेत्र ने सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसके साथ ही दिखाएंगे कि आजादी के बाद से ही कैसे बना सिरसा कांग्रेस का गढ़, और क्या इस बार कांग्रेस से सांसद अशोक तंवर अपना किला बचा पाते हैं या नहीं। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र। इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यह कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। पिछले 14 लोकसभा चुनावों में से 8 बार यहां से कांग्रेस का सांसद जीता है। 1967 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था और कांग्रेस के दलबीर सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी।